नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक से क्या निकला, अगली बैठक कब होगी, इसकी आपको जानकारी देंगे। आगे बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई की, जिसमें एक बार फिर से 2008 की पुलिस भर्ती पर हंगामा हुआ। वहीं चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जा रही बस पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों को लेकर हिमाचल सीएम सुखविंदर ठाकुर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर बात की। आगे आपको दिखाएंगे एक्शन मोड में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, जिन्होंने ठान ली है कि इस बार मॉनसून में दिल्ली को डूबने नहीं देना है। आगे बात होगी बिहार के लालू परिवार की, जिनकी लैंड फॉर जॉब मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ की गई। बुधवार को लालू यादव ईडी के सामने पेश हुए। आखिर क्या है यह पूरा मामला, इससे आपको रूबरू करवाएंगे। और शो के अंत में बात होगी सुनीता विलियम्स की, जो लंबे इंतजार के बाद धरती पर वापस आ चुकी है। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। फसलों पर एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर बुधवार को केंद्र और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता करीब 4 घंटे तक चली, मगर इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाहर आए और उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से हुई बातचीत सकारात्मक रही है। अब अगली बैठक 4 मई को होगी। चलिए आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं कि इससे पहले कब कब किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक हो चुकी है और किसानों की मांगे है क्या। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से 7वें दौर की बातचीत हुई है। किसानों के साथ ये बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी मौजूद रहे, तो वहीं जगजीत डल्लेवाल समेत कई किसान नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में पंजाब सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। किसानों के साथ चर्चा जारी रहेगी और अगली बैठक 4 मई को होगी। मित्रों, बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। वहीं मीटिंग के बाद पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कहा कि किसान संगठनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। जो भी कानून बनेगा वो पूरे देश के लिए बनेगा, इसीलिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत करने के लिए केंद्र की तरफ से ड्यूटी लगाई जाएगी। आज की जो हमारी मीटिंग है, जब से दोबारा मीटिंग शुरू हुई हैं तो तीसरे दौर की है, ऐसे 7वें दौर की मीटिंग है। तो ये तो सब जो मंत्रीगण आएंगे उनके आने पर ही है कि वो क्या लेकर आते हैं। तो हम हर बार पॉजिटिव रुख लेकर आते हैं, कभी टेबल टॉक से भागे नहीं। तो हमारी ही सरकार है, हम आशावादी लोग हैं। आशा करते हैं कि सरकार एमएसपी पे कानून बनाने के लिए आज कोई ना कोई बात जो है फैसले पे आएगी। नहीं, हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं फंसी हुई, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार को इसको कितना और लंबा चलाना है, कितना और खींचना है। ये तो हमारी डिमांड तो 2020-21 की आंदोलन की थी, तब उन्होंने बोला था कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। तो अभी भी जो मंत्रीगण आए थे उन्होंने बोला था कि उस पर कमेटी बनी हुई। अब 4 साल से कमेटी कोई काम नहीं कर रही, तो इसीलिए तो संघर्ष आया ना, आंदोलन 2 शुरू हुआ कि जो मांगे सरकार ने मानी थी 2020-21 में, तो सरकार पीछे हट गई। तो इसीलिए ये आंदोलन खड़ा हुआ दोबारा। तो अब भी सरकार इसको कितना लंबा खींचना चाहती है, सरकार के ऊपर है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। आपको बताते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। 13 फरवरी 2024 को किसान दिल्ली रवाना हुए। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके रोका। 21 फरवरी 2024 को पुलिस किसानों में टकराव हुआ। 17 अप्रैल 2024 को रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। 2 सितंबर 2024 को शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। 18 नवंबर 2024 को किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। 26 नवंबर 2024 को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू किया। 6 दिसंबर 2024 को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश। 8 दिसंबर 2024 को दिल्ली कूच की कोशिश पुलिस ने रोका।
14 दिसंबर 2024 को किसानों ने चौथी बार दिल्ली मार्च की कोशिश की। 30 दिसंबर 2024 को आंदोलन के समर्थन में किसानों ने पंजाब बंद किया। 4 जनवरी 2025 को खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत हुई। 9 जनवरी 2025 को मोगा में महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का समर्थन किया। आपको बता दें कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगें किसान कर रहे हैं। हालांकि 7वें दौर की बैठक को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सकारात्मक बताया है और कहा है कि किसानों से बातचीत जारी रहेगी। अब अगले दौर की वार्ता किसानों और केंद्र के बीच 4 मई को होनी है। कितनी बातों पर और कब तक सहमति बनती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 4 मई को होने वाली बैठक में क्या कोई निष्कर्ष निकल पाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा विधानसभा की 8वें दिन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही है। प्रश्नकाल के बाद 2008 में हुए इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर हंगामा मचा। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव ने जवाब मांगते हुए वॉकआउट की चेतावनी दी। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला पढ़कर सुनाया, जिस पर सीएम नायब सैनी ने मामला शुरू से बताना शुरू किया तो हुड्डा नाराज हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, 1 मिनट मैं आपको बता दें चीजें आप क्लियर कैसे करेंगे। हरियाणा विधानसभा के 8वें दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। 2008 में हुए इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर हंगामा मच गया। इसे लेकर सीएम नायब सैनी और कांग्रेस विधायक भूपेंद्र हुड्डा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अगर अध्यक्ष महोदय, एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, 1 मिनट मैं आपको बता दें चीजें आप क्लियर कैसे करेंगे। 1 मिनट आई एम ऑन माय लेफ्ट। अगर जैसा कहा है मुख्यमंत्री जी ने। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव ने जवाब मांगा। जज साहब लिखते हैं, देयर इज नो फजिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑन देयर पार्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग दैट दे हैव connived with the recruitment board, they have neither used fluid nor scratched OM sheets. In these circumstances, it can be concluded that there were procedural irregularities or infidelities part of Hardeep Singh and Vijay Singh. ये हर के बता दो, दूसरा बता देता हूँ। It means record of attendance sheets is not available as per. It means the committee has not formed conclusion opinion. The committee has not even primary phase form of opinion that there is difference in handwriting signature of candidates in both the session. The court cannot act investigating agency. Final email put किया, in wake of the above discussion finding, the court is of considered with opposition that the instant petition deserves to be dismissed and accordingly dismissed. एक मिनट जी, ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की उनके इंटरव्यू लिए थे, और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी।
और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि वो कोर्ट ने कहा। देखिए, कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन कौन नहीं गया। एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए। वहीं प्रश्नकाल के दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि आने वाले 6 महीनों में एक भी सड़क हरियाणा की टूटी नहीं होगी, सभी सड़कों की मरम्मत होगी। वैसे तो नरवाल जी को मालूम है 2014 से पहले जहां से ये चलते थे चंडीगढ़ आने में कितना समय लगता था, ये बताएं, और आज कितना समय लगता है। सड़कों की स्थिति देखिए, ये जिसकी बात कर रहा है, नहीं बताना पड़ेगा। 2014 से पहले कितना समय चंडीगढ़ आने में लगता था गोहाना से, माननीय अध्यक्ष जी, हालत खराब हो जाती थी। परंतु आज माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात की ये घोषणा कर रहा हूं, आने वाले 6 महीने में हरियाणा की एक भी सड़क टूटी नहीं होगी, सारी सड़कों का नवीनीकरण करें, सभी का नवीनीकरण करें। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदनों पर गूंज सुनाई दी। विपक्ष के हर सवाल का सत्ता पक्ष के तो देखा आपने हरियाणा सदन में किस तरह सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने रहे। इधर चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जा रही बस पर 2 अज्ञात ने हमला किया। इस घटना में यात्री घबराए नजर आए और यात्रियों में दहशत भी फैली। दरअसल 2 बदमाशों ने बस को रोकने का इशारा किया और जैसे ही बस को रोका गया तो मौका देखते ही उन्होंने हमला कर दिया। आरोपियों ने डंडों से हमला कर बस के शीशे भी तोड़े और मौके से फरार हो गए। अब इस मामले को भिंडरावाला के पोस्टर और फ्लैग विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी ही घटनाएं लगातार कुल्लू और होशियारपुर में सामने आ रही है, जहां कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने भिंडरावाला के पोस्टर वाहनों पर लगाए थे। इधर हिमाचल के सीएम सुखविंदर ठाकुर ने पंजाब के सीएम से बातचीत की। ये जानकारी उन्होंने सदन में कार्रवाई के दौरान दी। बस की ये तस्वीर देखिए। चंडीगढ़ से हमीरपुर जा रही हिमाचल नंबर की बस पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। ये घटना उस समय हुई जब बस रास्ते में रुकी थी। बस के ड्राइवर ने बताया कि एक ऑल्टो कार में 2 लोग आए, देकर बस रोकने का इशारा किया। जैसे ही बस रोकी गई, वे लोग उतरते ही डंडों से हमला करने लगे। पहले उन्होंने आगे का शीशा तोड़ा और फिर पीछे के शीशे भी तोड़ दिए। इसके बाद वे वहां से फरार हो गए। 2 आदमी आए, अल्टो कार गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने हाथ दिया गाड़ी को, मैंने गाड़ी जिस टाइम गाड़ी रोक दी उस टाइम डंडे चलाना शुरू कर दिए जी उन्होंने। अच्छा, पहले आगे शीशा तोड़ा, फिर पीछे के सभी शीशे तोड़े, फिर फटाफट भाग गए अल्टो कार। 6:15 बजे चंडीगढ़ से चली जी गाड़ी, आधा घंटा और 6:45 बजे की बात है, 86 की बात, मुंह बन्ने हुए थे जी। अच्छा, गाड़ी खड़ी थी, उसके नंबर प्लेट में टेप लगाई हुई थी। चंडीगढ़ के खरड़ में हुए HRTC की बस पर हमले के बाद क्षतिग्रस्त बस हमीरपुर वर्कशॉप पहुंची है, जहां पर वर्कशॉप में बस की मरम्मत की जा रही है। वहीं घटना के बाद HRTC प्रबंधन की ओर से 3 DDM को पंजाब में भेजा गया है, ताकि बातचीत करके सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए काम किया जा सके। रात की जो गाड़ी हमारी चंडीगढ़ से 6:15 बजे हमीरपुर के लिए चली थी बाय ओना, उसमें करीब 6:45 के जब हमारे क्रू ने सवारियों को खरड़ बस स्टैंड पे उतारा तथा उसके उपरांत वो चले, जब मेन रोड पे मिलने वाले थे तो एक गाड़ी आगे से पीछे से आती है और उनको हाथ दिया तथा हमारे ड्राइवर्स ने, जैसे उनकी रिपोर्ट, उन्होंने सोचा कि कोई सवारी आगे जाने वाली है, उन्होंने बस को रोका। तो उस गाड़ी से एकदम 2-3 लोग उतरे, डंडों के सहित उतरे, उन्होंने एकदम गाड़ी पे अटैक किया। उन्होंने गाड़ी के फ्रंट शीशे को सबसे पहले डैमेज किया और साइड्स में भी शीशे तोड़ दिए। हमें इन्फॉर्मेशन आई, हमने तुरंत अपने हाई कमांड हेडक्वार्टर को, अपने MD सर को और हमारे जो CGM चीफ जनरल मैनेजर है हेडक्वार्टर में बैठते हैं उनको इंटीमेशन दी, तथा साथ में मैंने चंडीगढ़ हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक बैठते हैं
उस टीम से बात की तथा वो तुरंत उनको मौके पे भिजवाया तथा उसके उपरांत फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तथा उस पे FIR दर्ज हुई है। तो आगे पुलिस इस मामले में। हिमाचल परिवहन निगम की ड्राइवर यूनियन ने पंजाब में अपनी बसों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। हमीरपुर डिपो की HRTC बस से हुई तोड़फोड़ के बाद यूनियन ने चेतावनी दी है, अगर ऐसी घटनाएं रुकती नहीं है तो HRTC की कोई भी बस पंजाब नहीं जाएगी। इन वारदातों पे स्वयं कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर कंडक्टर जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी पंजाब में जाने को कतरा रही है। ऐसे में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ने आज बसें जो है पंजाब में जो हमारी बसें जाती है वो कम की हैं और आने वाले दिनों में यानी कि आज भी ऐसा ही कल हम पंजाब में सेवाएं बिल्कुल नहीं देंगे। हम बिल्कुल भी खतरा लेना चाहते क्योंकि कल जो उन्होंने शीशे तोड़े वहाँ किसी पैसेंजर का भी हो सकता था, कोई मर भी सकता था। मैं पंजाब पुलिस से भी ये गुहार लगाना चाहूंगा, इन हुड़दंगियों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात हुई। भगवंत मान ने सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने का आश्वासन दिया। मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात, उन्होंने भी इस विषय पर गंभीरता से बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी मिसक्रिएंट्स है उनके खिलाफ जो हमारे को कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कहा कि DGP साहब लेवल पर बात करेंगे। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी बड़ी बात कही और कहा कि इस मूवमेंट को पूरी तरह से कुचलना आवश्यक हो चुका है। इसमें सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ देखना चाहिए। ऐसे कौन से तत्व हैं जो शांति के इस वातावरण को खराब करना चाहते हैं और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बसों में सफ़र करने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और जगह जगह इस तरह की घटनाएं होंगी तो इससे पता चलता है सरकार जब शुरू में उचित कदम नहीं उठाती तो फिर बहुत देर हो जाती है। बहरहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमलावरों की पहचान करने और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। इस पूरे मामले को भिंडरावाला के पोस्टर और फ्लैग विवाद से जोड़कर देखा जा सकता है और माना जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थकों ने ही बस पर हमला किया है। बाकी पूरा खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार और ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में सालों बाद बीजेपी की वापसी हुई है। जिस दिन से रेखा सरकार ने शपथ ग्रहण की है तभी से सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े फैसले और बड़ी घोषणाएं जनता को यह दर्शाने के लिए काफी है कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। सीएम रेखा गुप्ता हमेशा ही एक्टिव मोड में दिखती है। हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने दयाल सिंह कॉलेज के पास DTC बस डिपो के अंदर सुनहरी पुल नाले के ढके हुए हिस्से का निरीक्षण किया था और ऐसे ही लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। कोशिश ये कि किसी भी तरीके से दिल्ली आने वाले वक्त में पानी में ना डूबे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दयाल सिंह कॉलेज के पास DTC बस डिपो के अंदर सुनहरी पुल नाले के ढके हुए हिस्से का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मंत्री प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम यहाँ मशीनों से ट्रायल कर रहे हैं कि सालों से पड़ी गाद जो पत्थर बन चुकी है उसे किस माध्यम से निकाला जाए। यहाँ फायर की मशीनें लगी हुई हैं। इस तरह की मशीनें लगाई गई हैं। अलग अलग एजेंसी को भी समाधान के लिए बुलाया गया है। बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है। आज हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं और जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा।
और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियां कई कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियां, यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहाँ से इसका डिसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, पीडब्ल्यूडी से सुपर सक्कर, एवरी मशीन इज हेयर कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इन्वाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दें कि किस प्रकार से इस सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि ये काम दिल्ली की सारी ड्रेन्स पर किया जाएगा जिससे दिल्ली में जल भराव न हो सके। दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। हर काम कैसे संभव है उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, पूरी टीम सड़कों पर है। हर जगह से जहां से भी हमें एक्सपेक्टेड संभावनाएं हैं कि कहां दिल्ली को कल को परेशानी होने वाली है, उन सारे आयामों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मिलकर के एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर पलटवार किया। 10 साल वो मंत्री रहे और ऐसा लगता है कि वो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे और वो गुमराह करेंगे। तो एक दिन आए वो मेरे पास में, मैं उनको समझाता हूँ कैसे होगा। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की ये पूरी कोशिश है कि इस बार के मानसून में दिल्ली न डूबे और यही वजह है कि खुद सीएम रेखा गुप्ता ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नजर आ रही हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो रेखा सरकार की इस बार की पूरी कोशिश है कि मॉनसून में दिल्ली दरिया ना बन जाए। अब बात करेंगे लालू परिवार की। नौकरी के बदले जमीन यानी लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मुश्किलों में। ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, जिसके बाद 18 तारीख को लालू यादव का पूरा परिवार और अब लालू यादव ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पटना में जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे। आखिर लैंड फॉर जॉब का पूरा मामला है क्या, जरूर देखें। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन दिए जाने के आरोपों पर लालू यादव से सवाल किए जाएंगे। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन केस में लालू यादव परिवार फिर से जांच के दायरे में है। मंगलवार यानी 18 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप से लंबी पूछताछ की। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर ईडी अधिकारियों ने सवाल किए, जिसके बाद 19 मार्च को बारी थी लालू प्रसाद यादव की। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम। 2004-2009 में सामने आया मामला। यूपीए 1 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। बिना विज्ञापन रेल भर्तियां की गई। आरोप, नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन की मांग की गई। 4 करोड़ की जमीनें 26 लाख में हथियाई गई।
फर्जी कंपनियों के जरिए घोटाले के पैसों का निवेश। ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ में कई सवालों के जवाब जानना चाहे। हालांकि वे कई सवालों के जवाब टाल गई। ईडी सूत्रों का कहना है कि मामले में कुछ अतिरिक्त तथ्य सामने आने के कारण नए सिरे से पूछताछ जरूरी हो गई थी। राबड़ी, तेज प्रताप और लालू के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। अब जो सवाल ईडी ने राबड़ी देवी से पूछे वो भी जान लीजिए। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया गया? पटना के सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई? इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसे कहां से आए? आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई है? जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उनको आप कैसे जानती हैं? आप उन लोगों से पहली बार कब मिली जिन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई? रेलवे में नौकरी पाने वाले लोग आपके संपर्क में कैसे आए? बहरहाल, जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जमीन के बदले नौकरी घोटाले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे, तो इस दौरान बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद रहे। और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। ईडी ने पिछले साल दिल्ली की एक अदालत में लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में नौकरी के बदले जमीन का ये मामला और तूल पकड़ेगा, जिसमें लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बहरहाल, अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की जांच और पूछताछ में क्या अहम खुलासे होते हैं। अब बात एक अच्छी खबर की करेंगे। आखिरकार जिस पल का सभी को इंतजार था वो आ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की बेटी सुनीता विलियम्स की। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपने बाकी के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 19 मार्च को धरती पर वापस लौट आए हैं। 9 महीने और 14 दिन बीतने के बाद आखिरकार सभी की धरती पर वापसी हुई है। उन्हें वापस लाने वाले कैप्सूल ड्रैगन ने फ्लोरिडा के पास समंदर में यह लैंडिंग की। यह वो पल था जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग उत्साहित थे और यह क्षण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। सुनीता विलियम्स की धरती पर सफल वापसी तो हो ही गई है, लेकिन उनका पूरा सफर रहा कैसा, यह आपको जरूर देखना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने 4 साथियों के साथ बुधवार तड़के सुबह पृथ्वी पर लौट आईं। जब उन्हें लेकर आने वाले कैप्सूल ड्रैगन ने फ्लोरिडा के पास समुद्र में लैंडिंग की, तो ये पल मनुष्य की विज्ञान यात्रा का एक अविश्वसनीय पड़ाव था। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल समंदर में छपाक की तेज आवाज से गिरा, कुछ ही देर बाद वहां अद्भुत अप्रतिम दृश्य देखने को मिला। समंदर में सुनीता के यान को डॉल्फिन मछलियों ने घेर लिया और वे समुद्र में उछलने लगी। ऐसा लगा ये मछलियां 9 महीने बाद धरती पर लौटी सुनीता का स्वागत कर रही हों, मानो कह रही हों, वेलकम सुनीता एंड बुच। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि धरती के सितारों की आसमान से सकुशल वापसी कैसे संभव हो पाई। चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हुआ। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डीऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई। सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंडिंग हुई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे।
इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा समय का हो गया था। सुनीता विलियम्स के वापस लौटने पर उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। सुनीता विलियम्स गुजरात के मेहसाणा में झुलासन गांव से ताल्लुक रखती हैं। सुनीता विलियम्स के परिजन काफी खुश हैं। मैंने जब यहाँ देखा तो वो बाहर आई, तब हम लोग खुशी से कूद पड़े थे। इस उम्र में भी मैं मेरे बैठक पर से खड़ा होकर तालियां बजाने लग गया था। मुझे इतना आनंद हुआ था। कल तक आप लोग हमको मिलते थे, सबके साथ बात करते थे, पर ऐसा लगता था कि कुछ अंदर से कुछ चैन नहीं पड़ता था। और इसमें ऐसा लगता था कुछ खराब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बहुत कल परेशान था मैं। मंदिर में गया, यज्ञ करवाया, गांव में माता जी की आराधना सब लोगों ने करवाई। ये सब बातें आज भगवान ने सुनी और हमारी सुनी को वो वापस लाए। हमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बहरहाल नासा ने इस ऐतिहासिक वापसी का सीधा प्रसारण किया, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे। उनकी ये सफल यात्रा अंतरिक्ष अभियानों में एक और अहम मील का पत्थर साबित हुई। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।